हेलो फ्रेंड, वेलकम टू बाजीराव रेड्डी इंस्टीट्यूट्स। टुडे एनालिसिस के आज के अंक में हम 18 सितंबर 2023 के विभिन्न समाचार पत्रों में जो प्रमुख समाचार पत्र हैं, द हिंदू, द इकोनॉमिक्स टाइम्स, इंडियन एक्सप्रेस और पीआईबी में, उनमें आए हुए समाचारों को समझने के क्रम में एनालिसिस करते हैं, यानी उसका विश्लेषण करते हैं। ऐसा करके हम अपने सिलेबस और उस न्यूज़ को इंटीग्रेट या एकीकृत करने की कोशिश करते हैं ताकि वो विषय हमको बेहतर रूप से समझ में आ सके। चलिए शुरुआत करते हैं। हम अगर आज के प्रमुख समाचारों में देखें तो वैसे तो ढेर सारी न्यूज़ रहती है, बार बार मैं बताता हूँ, लेकिन अपने जो लगता है कि जो एनालिसिस की ज़रूरत है उसमें चार प्रमुख चीज़ें हैं। एक तो महिला आरक्षण का मुद्दा है, भारतीय राजनीति में महिला आरक्षण का मुद्दा, क्योंकि कल जब सर्वदलीय बैठक हुई थी आज के संसद सत्र के लिए, तो विपक्षी दलों ने मांग की थी कि महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था की जाए, यानी आरक्षण बिल को लाया जाए और उसको पास किया जाए। तो उसको हम समझेंगे कि क्या मामला है। दूसरा, एक आर्टिकल द हिंदू में आया है, जैसे कि अभी आप कई पिछले अंक में ही, कल के अंक में ही आपको ग्लोबल साउथ के बारे में बताया गया था, और ये माना जा रहा है कि भारत ग्लोबल साउथ का आवाज़ बन रहा है, उसमें लीडरशिप की क्षमता है, और अफ्रीकन यूनियन को भारत ग्लोबल साउथ के एक नेतृत्वकर्ता के रूप में G20 के अपनी अध्यक्षता में उसको मेंबर बनवाया है। ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन इससे कुछ चुनौतियां भी उत्पन्न हो गई हैं, और उसमें हम देखेंगे कि क्या चुनौतियां हैं, उसका कैसे मुकाबला करना है, दोनों देश मिलकर कैसे मुकाबला कर सकते हैं, और दुनिया, ग्लोबल साउथ के दुनिया के अन्य देशों को कैसे उसको इसका हेल्प कर सकते हैं। जहाँ तक तीसरा न्यूज़ है वो एक कल जैसे कि विश्वकर्मा जी की जयंती थी, उस उपलक्ष्य में भारत सरकार ने प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना शुरू किया है, तो उसके बारे में समझेंगे। और एक और कल एक न्यूज़ आई थी, कल ही आई थी, वो आज के समाचार पत्रों में द हिंदू में था, कि हिंदू में क्या लगभग सभी समाचार पत्रों में, कि जो आंगनवाड़ी केंद्र होता है उसमें जो बच्चे रजिस्टर्ड होते हैं उनके स्वास्थ्य और पोषण के लिए एक पोषण ट्रैक, न्यूट्रिशन ट्रैकर ऐप है मोबाइल, उसके डेटा में तकरीबन 7 करोड़ कुछ बच्चे हैं। उससे कुछ सूचनाएं मिली हैं, जैसे उसमें आया है कि लगभग भारत में 43 लाख बच्चे जो 0 से 5 साल के हैं, वो बच्चे मोटापे के शिकार हैं, और यह प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है। तो ठीक है, उसको समझने की कोशिश करेंगे कि क्या समस्या है, वो उसमें क्या कहा गया है, क्यों ऐसा हो रहा है, इसका क्या दुष्प्रभाव पड़ सकता है, और इसे कैसे हल किया जाता है। ठीक है, चलिए पहले न्यूज़ के हम क्रम में भारतीय राजनीति में महिलाओं के लिए आरक्षण का मुद्दा जो है, जहाँ तक संदर्भ की बात है, तो आज का जो सेशन हो रहा है शुरू, जो स्पेशल सेशन आज से शुरू हुआ है, उस सेशन के लिए कल जो है सर्वदलीय बैठक बुलाई गई थी। उसमें जो विपक्षी दल हैं, उसमें भी खास तौर से जो लोकसभा में सबसे बड़ी विपक्षी दल के नेता हैं अधीर रंजन चौधरी जी, उन्होंने कहा कि विपक्षी दल महिला आरक्षण बिल को चाहते हैं कि महिला आरक्षण बिल लाया जाए और इसमें पास किया जाए। इसी तरह की मांग जो बीजू जनता दल या भारतीय राष्ट्र समिति जैसे उसको लोगों ने भी किया है। तो कहीं ना कहीं ये मुद्दा चर्चा में आ गया है, और ये बहुत पुराना मुद्दा है। अगर इसके इतिहास को समझे तो ये आज़ादी के समय से शुरू हुआ है, और ये आज तक ये मुद्दा चर्चा में है। तो उसको हम समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे है। जैसे कि आज़ादी के समय हुआ, फिर इसको जब संविधान बन रहा था तब क्या मामला था, फिर आगे कैसे रहा, अभी मामला क्या। ठीक है, उसी दौरान अब समझा जाएगा कि इस जो महिला आरक्षण विधेयक है, इसमें क्या मुद्दा है, किसको लेकर मांग हो रही है, उसको लेकर अब तक आज़ादी के बाद क्या हुआ है। ठीक है, और फिर उसके पक्ष में तर्क, यानी उसके पक्ष में क्या तर्क है, जैसे महिलाओं के सशक्तिकरण, महिलाओं की कम अनुपात का होना। फिर उसके विपक्ष में तर्क, समानता का तर्क दिया जाता है, और ये दिया जाता है कि इससे जो है महिलाओं का जो है कि जो क्षमता का विकास नहीं हो पाएगा, वगैरह वगैरह, वो सब हम देखेंगे। ठीक है, अभी आपको पता है कि आज से सत्र शुरू हुआ है, और अब उसमें तो पता भी हो गया है, लेकिन ये मांग चल रही थी क्या क्या हो। तो विपक्षी दलों ने एक मुद्दा जो कहा था, सरकार से एक मांग की थी, और सरकार के जो सहयोगी दल हैं उन लोगों ने भी मांग की थी कि इस विशेष सत्र में सरकार जो है वो महिलाओं के लिए आरक्षण के लिए प्रावधान कर दे, उसके लिए जो संवैधानिक संशोधन विधेयक है वो लाए, और सभी दल उसका सहयोग करेंगे। ठीक है, तो इस वजह से ये मुद्दा चर्चित हो गया। ये बात जो है
जो लोकसभा में कांग्रेस के नेता हैं, और चूँकि कांग्रेस जो है लोकसभा में सबसे बड़ी विपक्षी दल है, उसके नेता हैं अधीर रंजन चौधरी जी। उनको विपक्ष नेता प्रतिपक्ष नहीं कहा जाएगा, क्योंकि 10% का जो कोटा होता है कि टोटल सदस्य संख्या का 10%, वो नहीं होने के कारण उनको नेता प्रतिपक्ष नहीं है, लेकिन हाँ सदन में विरोधी दल के सबसे बड़े विरोधी दल के वो नेता हैं। तो उस हैसियत से वो नेता प्रतिपक्ष के रूप में ही भूमिका निभाते हैं। ठीक है, ऑफिशियल स्थिति नहीं है। तो ये मामला चर्चा में आ गया। अब ये चर्चा में आ गया तो इसको हमें समझना पड़ेगा कि आखिर महिला आरक्षण विधेयक का क्या है, महिला आरक्षण विधेयक को लेके जो है क्या क्या अब तक हुआ है, कहाँ तक बात पहुँची है, कहाँ और कुछ होना बाकी है, क्या पक्ष में है क्या विपक्ष में है। ठीक है, तो वही है, देखिए कि ये 18 सितंबर को जो विशेष सत्र के लिए सर्वदलीय बैठक थी, उसी में ये मुद्दा जन्म ले लिया। अब जन्म ले लिया तो हमें इसको समझना पड़ेगा, क्योंकि ये एक महत्वपूर्ण और गंभीर मुद्दा है जो हमारी आधी आबादी के हितों से जुड़ा हुआ है, और ये हमारे सिलेबस में है, हमारा जो सोशल इश्यूज़ है उसमें भी है। अब जो अगर ये आरक्षण का मुद्दा है तो ये विधानसभा और संसद से जुड़ा हुआ है, यानी विधायिका से जुड़ा हुआ है, तो फंक्शनिंग ऑफ पार्लियामेंट है, फंक्शनिंग ऑफ लेजिस्लेटिव है, और ये कहीं ना कहीं अगर ये लोकतंत्र को मजबूती देने की बात लोग तर्क देते हैं तो फंक्शनिंग ऑफ डेमोक्रेसी है। ठीक है, तो इस मुद्दों को और समझते हैं। ठीक है, भारत में महिलाओं के राजनीतिक आरक्षण का इतिहास क्या रहा है। जहाँ तक इतिहास की बात है, यह इतिहास आज़ादी से ही शुरू हो जाता है। आज़ादी का जब आंदोलन शुरू होता है तो 1931 में भी इस तरह की बात सरोजनी नायडू और कुछ महिला जो प्रमुख उसमें जो है स्वतंत्रता आंदोलनकार नेता थी, उन लोगों ने मांग की थी कि महिलाओं को लिए भी आरक्षण की बात की जानी चाहिए। ठीक है, वो बात फिर जब हम आज़ाद हो गए, है ना, जब हम 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हो गए, उसके पहले ही संविधान सभा बैठ गई थी, तो संविधान सभा में भी इसका मुद्दा उठा था। संविधान सभा में भी महिला आरक्षण का मुद्दा उठा था। ठीक है, आरक्षण का मुद्दा राष्ट्रीय आंदोलन में भी उठा था और संविधान सभा की बहसों में भी उठा था, लेकिन उसे उस समय अनावश्यक बता के कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है और उसे छोड़ दिया गया, ये कहते हुए कि जो लोकतंत्र होगा तो कहीं ना कहीं जो लोकतंत्र में जो लोकतंत्र की सही मूल्य है वो क्या है कि जो बहुमत है या जो ताकतवर है उसकी बात मानी जाए चाहे न जानी जाए, लेकिन जो अल्पमत में है या जो कमज़ोर है उसके अपलिफ्टमेंट के लिए उसके मतों को ज़रूर महत्व देना चाहिए। यही लोकतंत्र का मर्म है, जो जिसको हमारे देश की आज़ादी की जो लड़ाई लड़ने हुए नेता थे वो उसको गहराई से महसूस करते थे, क्योंकि वो खुद पीड़ित जो थे किसी न किसी विदेशी सत्ता या इस तरह से ऑपरेसिव पावर से वो पीड़ित थे। तो उन्हें उम्मीद थी कि इसको तो ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, और उस समय की जो महिला नेत्रियाँ थीं जो स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन में भाग लेने वाली थी, उन लोगों का भी मानना था कि इसकी ज़रूरत नहीं है। जैसे आप देखिए 1947 में प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी रेणुका रे ने कहा था, हम हमेशा मानते हैं कि जब हम अपने देश की आज़ादी के लिए संघर्ष करने वाले पुरुष सत्ता में आएंगे तो महिलाओं के अधिकारों और स्वतंत्रता की गारंटी होगी। तो उन लोगों का मानना था कि इसकी ज़रूरत नहीं है, आरक्षण की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन दुर्भाग्य रहा कि ऐसा नहीं हो सका। आज हम भले अमृतकाल में पहुंच गए हों, जो आज़ादी का अमृतकाल शुरू है 75वां वर्षगांठ, और उसमें भी हम अगर अपने संसद की उसकी संरचना देखें कि कितना पुरुष कितना महिला है, तो 9 दिसंबर 2022 को जो लोकसभा में जो ऑफिशियल स्टेटमेंट आया था न्याय मंत्री की तरफ से जो है सरकार का, उसमें ये बताया गया था कि लोकसभा में कुल सदस्य संख्या का 14.94% और राज्यसभा में 14.05% महिला सांसद हैं। तो ये है कि हमारी आधी आबादी का, यानी उसका जो 50% है, उसका लोकसभा में केवल 14-15% के बीच में, यानी लगभग 14% और 15% के बीच में है। ठीक है, और यह अब तक के जितनी भी संसद हुई हैं, जितना भी चुनाव के बाद संसद का गठन हुआ है लोकसभा का, उसमें सबसे ज़्यादा है। ठीक है, और इसी पर एक बात कही गई, जो एक किस तरह की संगठन है अंतर संसदीय संगठन, उनका ये जो आंकड़ा है ये भारत के आसपास के जो देश है, जो पाकिस्तान है, जो बांग्लादेश है, जो नेपाल है, उन देशों से भी हमारी स्थिति गई गुजरी है महिलाओं के रिप्रेजेंटेशन के बारे में। यानी कहीं ना कहीं ये चीज़ें हो नहीं सकी जिसकी उम्मीद
हमारे महिला नेताओं ने आज़ादी के बाद संसद जब संविधान बन रहा था तो उस समय उन्होंने मांग इसलिए छोड़ दी क्योंकि उनकी उम्मीद थी कि उनके साथ ऐसा कुछ होगा ही नहीं, क्योंकि वो सभी जो है स्वतंत्रता के बड़े से बड़े पुजारी थे। ठीक है, जब ऐसा नहीं हो सका तो निश्चित रूप से इसके लेकर मांग तो उठनी शुरू हो गई थी। ठीक है, और जब मांग शुरू हुई तो इस पर लेकर कई सारी चीज़ें आई। 1988 में एक इसके लिए महिलाओं के लिए एक राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना बनी थी 1988 में, जिसमें सिफारिश की गई थी कि महिलाओं को पंचायत से लेकर संसद स्तर तक आरक्षण दिया जाए। 1988 में महिलाओं के विकास के लिए जो पर्सपेक्टिव है उसमें यह था कि महिलाओं को पंचायत से लेकर संसद तक आरक्षण दिया जाए। और इसी के प्रभाव स्वरूप और पीछे संविधान में जो 73वां और 74वां संविधान संशोधन हुआ था राजीव गांधी जी के समय में, उसमें महिलाओं को पंचायत स्तर में जो 73वां 74वां संविधान है संशोधन, वो राज्य सरकारों को निर्देश देता है कि वो महिलाओं को पंचायत में या उसी तरह की जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है उसमें 1/3 आरक्षण दे। आपको जान के ये सुखद आश्चर्य होगा कि कई राज्य ऐसे हैं जैसे कि झारखंड है, महाराष्ट्र है ना, छत्तीसगढ़ है, और भी ऐसे बहुत सारे राज्य हैं जहाँ पे 50% से भी ज़्यादा महिलाओं को पंचायत के निचली पंचायत के सदस्यों मतलब उसमें सदस्यों में आरक्षण प्राप्त हुई है। उसमें उसके आबादी के अनुसार भी SC ST और जो OBC को आरक्षण अगर कहीं है तो प्रावधान है, लेकिन महिलाओं को आधा या कहीं कहीं आधा से ज़्यादा भी आरक्षण दिया गया है। लेकिन अब सब ये दिया गया है, लेकिन मामला क्या रहा है, क्योंकि उसमें सिफारिश की जाती रही है कि महिलाओं को आरक्षण पंचायत से लेकर संसद तक दिया गया, लेकिन 73वां 74वां से दिया गया कहाँ तक गया, पंचायत तक। छूट कहाँ गया, विधानसभा और संसद तक। तो मांग क्या है, विधानसभा और संसद में हमें 33% आरक्षण दिया जाए, ये मुद्दा है। ठीक है, और इसके लिए देखिए यही है, महिला आरक्षण विधेयक का जो मामला है वो लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में 33% सीटें आरक्षित करने का प्रस्ताव है। और इसे सबसे पहली बार 1996 में SD देवगौड़ा जी के नेतृत्व वाली संयुक्त मोर्चा सरकार द्वारा लाया गया था 21वां संविधान संशोधन विधेयक के रूप में, लेकिन लोकसभा का विघटन हो गया और वो पास नहीं हो गया। उसके बाद इसे जो है अटल बिहारी वाजपेयी जी द्वारा 1998 में लाया गया। ठीक है, लाया गया, वो उसको फिर जो है उसमें पास नहीं हो पाया। फिर उसको जो है 99 में भी लाए, 2002 में भी लाए, 2003 में भी लाए, लेकिन सफलता नहीं मिली। फिर उसके बाद आते हैं हमारे माननीय प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी, UPA की सरकार आती है और UPA ने लाया, UPA द्वारा महिला आरक्षण विधेयक को लाया गया और राज्यसभा में पेश किया गया। और मज़ेदार बात है कि राज्यसभा में 187 लोगों ने मत दिया, जिसमें 186 उसके पक्ष में गए, 1 उसके विपक्ष में गया। ठीक है, यानी कि राज्यसभा से ये हर्डल पास हो गया, पहली बार किसी संसद के किसी सदन से पास हुआ था। ठीक है, लेकिन लोकसभा में पूरी सरकार के दौरान इतनी उसके जो सहयोगी दलों का इतना बड़ा विरोध था कि सरकार हिम्मत ही नहीं कर सकी उसको लाने की, यानी लोकसभा में वो पेश ही नहीं हुआ और वो जो विधेयक था राज्यसभा का पास हुआ ही लैप्स हो गया। ठीक है, जहाँ तक कि वर्तमान सरकार की मोदी गवर्नमेंट की बात है, इन्होंने 2004 भाजपा सरकार जो भारतीय जनता पार्टी के जो पॉलिटिकल मैनिफेस्टो है वो 2014 में भी इन्होंने घोषणा कर रखी है कि हम 33% आरक्षण देंगे, और 2019 के में भी ये घोषणा है कि हम 33% आरक्षण देंगे। अब आगे क्या होता है ये अभी हमें आपको नहीं पता है। ठीक है, जब जैसा होगा उसके बारे में समझेंगे। यानी जो बात कही गई थी कि जो शुरू हुआ जहाँ से ये देश आज़ाद हुआ, अगर हम वहीं से लें तो ये उम्मीद की गई थी कि महिलाओं को इसकी आरक्षण की ज़रूरत नहीं, वैसे ही बराबर की भागीदारी मिल जाएगी, जो कि 20, 25, 30 सालों में 70 के दशक 80 के दशक आते आते ये पता चलने लगा था कि ये होना संभव नहीं है। फिर महिलाओं के लिए जो विकास के लिए पर्सपेक्टिव लाया गया था 1988 में, उसमें ये कहा गया था कि महिलाओं को पंचायत से लेकर संसद तक आरक्षण दिया जाएगा। लेकिन आपने क्रमिक रूप से देखेंगे तो
पंचायत में तो हो गया 33, कहीं राज्यों में तो 50 के ऊपर है, लेकिन और जहां हुआ है वहां पे महिलाएं अच्छा काम भी कर रही हैं, बहुत अच्छा काम कर रही हैं। उन्होंने वो दिखाया है कि अगर महिलाओं को अधिकार मिलता है, अगर उनको मौका मिलता है, तो वो पुरुषों की अपेक्षा ज़्यादा समय देती हैं, पुरुषों की अपेक्षा ज़्यादा सरसुलभ होती हैं, पुरुषों की अपेक्षा उनका ध्यान उन विकास कार्यों में होता है जो ज़्यादा ह्यूमन एक्टिव, या जो कह सकते हैं कि जो पब्लिक गुड्स के लिए होता है, जैसे शराबबंदी, वृक्षारोपण, भ्रष्टाचार को कम करना, इस तरह की चीज़ें जो है, पंचायत भवन का विकास करना, या महिलाओं के लिए, बालकों के लिए जो है एजुकेशन के लिए बेहतर व्यवस्था करना, यानी उनका ध्यान उस तरह की चीज़ों को होता है जो लोगों की ज़िंदगी में व्यापक परिवर्तन सकारात्मक लाते हैं। पुरुषों की अपेक्षा ये देखा गया है, ये अनुभव तथ्य है, इसमें कोई कमी नहीं है कि इसमें कोई इफ एंड बट हमारा मत या आपका मत है। ये अनुभव तथ्य चीज़ें देखी गई हैं कि महिलाओं का पंचायत में आने से पूरी तरह से नहीं, लेकिन जो है फिर भी महिलाएं कई मामलों में पुरुषों से बेहतर काम करती हैं। ठीक है, लेकिन जहाँ तक संसद और विधानसभा की बात है, कई बार 1996 से लगातार प्रयास होने के बावजूद, 1996 से आज जो है 2023 हो गया, 27 साल हो गया, और आखिरी प्रयास मनमोहन सिंह जी के समय हुआ था, उसके बाद से यानी अभी तक ये सपना पूरा नहीं हो गया है। तो ये बार बार इसको चीज़ को लेकर मांग होती है, और अगर मांग कोई चीज़ किया जा रहा है इतनी गहराई से, ठीक है, तो अब प्रश्न है कि इसके पीछे तर्क क्या है। अगर कोई मांग कर रहा है या मांग करने की बात की जा रही है, तो उसके पीछे वो तर्क क्या दे रहा है कि इसका मतलब है कि महिला आरक्षण, जैसे आपसे पूछा जाए कि महिला आरक्षण के समर्थन में क्या तर्क है, तो आपको वो जानना चाहिए कि लोग क्या तर्क दे रहे हैं। पहला तर्क जो आता है वह आता है कि इससे जो है महिलाओं की स्थिति को बेहतर बनाने के लिए सकारात्मक कार्रवाई अनिवार्य है, क्योंकि राजनीतिक दल स्वाभाविक रूप से पितृसत्तात्मक है। देखिए, आरक्षण एक सकारात्मक कार्रवाई है, अफर्मेटिव एक्शन है। यह सकारात्मक स्वतंत्रता, सकारात्मक समानता और स्वतंत्रता की तरफ ले जाती है, कहीं ना कहीं ये लिबर्टी की तरफ ले जाती है, सकारात्मक समानता की तरफ ले जाती है। ठीक है, इसमें जो वर्ग पीछे रह जाता है किसी आर्थिक कारणों से, सामाजिक कारणों से, ऐतिहासिक कारणों से, या ना सोशो इकोनॉमिक कंडीशन के कारण किसी कारणवश वह अगर पीछे रह जाता है, तो उसको समाज की मुख्य धारा में, विकास की मुख्य धारा में और सही माने में सत्ता प्रतिष्ठान के मुख्य उसमें जो है उसको बराबरी का हिस्सा देने के लिए अफर्मेटिव एक्शन की ज़रूरत पड़ती है। आरक्षण की जो व्यवस्था है वो एक्चुअल में इसलिए लाई गई है कि जिन वर्गों का वहाँ पे सत्ता प्रतिष्ठानों में उतना योगदान नहीं है, उतनी रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, वो रिप्रेजेंटेशन प्रदान करना। जैसे आज अगर संसद को मानते हैं ना कि संसद ही हमारे देश में सरकार और उसकी जो वो होती है, जनता की वो होती है, तो अगर संसद में 15% महिलाएं अभी हैं नहीं, लेकिन 15% महिलाएं हैं, मान लो 14.94 लोकसभा का ही मान लो, जो कि अब तक की सर्वाधिक है, तो कहीं ना कहीं ये 50% जो महिलाएं हैं उनके साथ अन्याय है। उनके साथ उनका अगर 50% होता तो वेल एंड गुड, लेकिन अगर 15% है तो ये कहीं ना कहीं ये है कि उनका सत्ता प्रतिष्ठानों तक वैसी पहुंच नहीं है। इसलिए जो नीतियां बनती हैं उसमें उनके हितों को प्रतिनिधित्व देना उतना लोग कहते हैं कि सही नहीं है। ठीक है, इस दूसरा तर्क है कि राष्ट्रीय आंदोलन में नेताओं की आशाओं के बावजूद संसद में महिलाओं का प्रतिनिधित्व अभी कम है। और क्या तर्क देते हैं? तर्क ये देते हैं कि पंचायत में जहाँ जहाँ महिलाओं को आरक्षण मिला है, पंचायत में जहाँ जहाँ महिलाओं को आरक्षण मिला है उसमें महिलाएं, पहले ये माना जाता था कि महिलाएं काम नहीं कर सकती, लेकिन जब पंचायत में महिलाओं को आरक्षण मिला है तो महिलाओं ने इतना अच्छा काम किया है, वो प्रदर्शन करके दिखाया है, जो ये बात कहता है कि पुरुषों की तुलना में संसद में एक बार मजबूत आरक्षण सुनिश्चित करेगा कि महिलाएं अब उन मुद्दों के लिए लड़ने के लिए संसद में मजबूत लॉबी बनाएंगी जिन्हें अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है। पंचायत नेताओं के रूप में महिलाओं ने सामाजिक मिथकों को तोड़ा है, पुरुषों की तुलना में अधिक सुलभ हैं, भ्रष्टाचार कम किया है, पोषण परिणामों को प्राथमिकता दी है, ठीक है, और ज़मीनी स्तर पर विकास के एजेंडे को बदला है। यानी कहीं ना कहीं वो जो पंचायत में आरक्षण, वो भी एक बात कह रही, अनुभव तथ्य कि महिलाएं अगर जाएंगी तो वो ऐसे मुद्दे को अपनी संसद में उठा सकती हैं जिसको अक्सर पुरुष नज़रअंदाज कर देते रहे हैं। और क्या है मामला? और ये है
कि आज जो भारत में महिलाओं के प्रति बढ़ता अपराध है, लैंगिक भेदभाव है, पेइंग कैपेसिटी यानी जो वेतन या इस तरह में जो भेदभाव है, जो लैंगिक भेदभाव होता है, जो आर्थिक स्तर पे भेदभाव होता है, सामाजिक और उस तरह की हिंसा होती है, इन सब चीज़ों के मुकाबला करने के लिए महिलाएं अगर वहाँ पे होंगी जो बेहतर तरह से नीतियाँ बना सकती हैं और बेहतर तरीके से कार्य कर सकती हैं। वही जो सभी सामाजिक रूप से कमज़ोर वर्गों के लिए जो तर्क दिया जाता है कि जब उनकी हिस्सेदारी होगी तो वह बेहतर रूप से काम करेंगे, और निश्चित रूप से है, कहीं ना कहीं ये बात सही ही है कि जो वर्ग पीड़ित है अगर वो वहाँ पे रहता है तो वह कुछ ज़्यादा ही इम्पैथी वाला भाव होता है ना, वो तभी ज़्यादा डेवलप हो पाता है जब आप उस पीड़ा को समझे रहते हैं। वो सिंपैथी में भी, क्योंकि उससे भी तो उसका जुड़ा होता है ना, दर्द से जो है। ठीक है। और आखिरी जो तर्क दिया जाता है वो यह कि यह केवल मतलब जो विधेयक केवल नहीं है कि ये केवल विधेयक के बारे में है कि महिलाओं को विधेयक से जो है आरक्षण मिल जाए, बल्कि यह सत्ता प्रतिष्ठान की जो भारत में सत्ता प्रतिष्ठान अभिप्रत्य सत्तात्मकवादी है उसके अगेंस्ट है कि कहीं ना कहीं पितृसत्तात्मक व्यवस्था है हर जगह, उसमें भी धीरे धीरे टूट रही है। वो जो राजनीति में भी जड़ें जमाए हुए है उसको बदलने की भी ये एक मांग है। ठीक है। अब देखते हैं कि इसके विरोध में भी लोग हैं। विरोध में नहीं होते तो अब तक हो गया होता। तो जो इसके विरोध में लोग हैं वो क्या तर्क देते हैं? वो लोग जो तर्क देते हैं, वो पहला तर्क जो दिया जाता है, जो हर तरह के आरक्षण सकारात्मक एक्शन के विरोध में दिया जाता है, वह है समानता का। ठीक है। पहला तर्क वो किसी भी तरह के आरक्षण के विरुद्ध दिया जाएगा तो यही तर्क दिया जाएगा कि आरक्षण यह संविधान में निहित समानता के सिद्धांत का विपरीत है, इक्वेलिटी का। ठीक है। ये उसका विरोधी है। अब समानता का अर्थ ये क्या लेते हैं, सकारात्मक समानता, नकारात्मक समानता, इसमें वो लोग जाते ही नहीं। ये मानते हैं जिसको आरक्षण का विरोध करना है वो ये कहेगा कि आरक्षण समानता का विरोधी है, और जिसको आरक्षण का समर्थन करेंगे वह भी कहते हैं कि आरक्षण समानता का पक्षधर है। ठीक है। तो अब यहाँ पे समानता की क्या अर्थ लेती है उसकी व्याख्या, लेकिन सामान्य तौर से समानता सबके साथ बराबर व्यवहार करने को माना जाता है, सामान्य तौर से जो आम आदमी मानते हैं। तो उसी अर्थ में मानेंगे तो इनका तर्क है कि ये संविधान के समानता सिद्धांत का विरुद्ध है। और दूसरा तर्क योग्यता का दिया जाता है, प्रतिस्पर्धा का दिया जाता है, जो हर तरह के आरक्षण पे दिया जाता है, इसके लिए भी दिया जाता है कि अगर इन्हें आरक्षण दिया जाता है, महिलाओं को आरक्षण दिया जाएगा तो महिलाएं जो हैं उनके अंदर प्रतिस्पर्धा का भाव खत्म हो जाएगा कि वो चीज़ें उनको आसानी से मिल जाएगी। तो कहीं ना कहीं महिलाओं की योग्यता का क्या होगा, योग्यता का ह्रास होगा और महिलाएं जो है 2M दर्जे पे पहुंच जाएंगी। ये भी है कि समाज में उनका दर्जा जो है कम होने लगता है। जो तीसरा तर्क दिया जाता है वो उन वर्गों के द्वारा दिया जाता है जो सामाजिक जाति आधारित सामाजिक न्याय की बात करते हैं। उनके द्वारा कहा जाता है कि जिस तरह से जाति आधार पर आरक्षण दिया गया है, जब ये दोनों तर्कों का विरोध महिलाएं करती हैं, महिलाओं द्वारा किया जाता है कि भाई इसी तरह के आधार पर तो जाति के आधार पर आरक्षण है, SC ST के लिए, अनुसूचित जाति के लिए, अनुसूचित जनजातियों के लिए तो ST के लिए, जो ट्राइब के लिए तो आरक्षण है संसद और विधानसभा में। तब उनके द्वारा तर्क दिया जाता है कि महिलाएं जातियों के आधार पे होमोजोनियस या एक रूप समाज नहीं होती है ना। जाति एक, उनका तर्क है कि जाति एक रूप समाज होती है, उनकी एक तरह की समस्याएं होती है। महिलाएं एक महिला होने के बावजूद भी वो भी जातियों में बटी हुई हैं, वो भी सामाजिक आर्थिक खांचों में बनी हुई हैं। जो निम्न वर्ग की महिलाएं हैं उसकी अलग तरह की समस्या है, जो उच्च वर्ग की महिला है उसकी अलग तरह की समस्या है, जो उच्च जाति की महिला है उसकी अलग तरह की समस्या है, जो निम्न जाति की महिला है उसकी अलग तरह की समस्या है। इनका ये तर्क दिया जाता है कि महिलाओं को आप एक समूह या एक कम्युनिटी या समुदाय नहीं माना जा सकता है। ठीक है। ये मेरा नहीं, इनका तर्क है। ठीक है। और इसलिए जाति आधार के लिए जो तर्क दिए जाते हैं वो महिलाओं के लिए नहीं हो सकते हैं। ठीक है। और क्या कहा जाता है, और ये कहा जाता है कि और कुछ लोग और तर्क देते हैं, भाई तर्क ही तो देना है, किसी चीज़ की बुराई करना है तो देना पड़ेगा। ये तर्क ये देते हैं कि अगर आप महिलाओं के लिए सीट आरक्षण कर देंगे तो लोगों का जो मत है, जैसे हमारा मत है कि हम किसी को भी चुन सकते हैं, किसी को मतलब महिला और पुरुष किसी को भी चुन सकते हैं, तो वो क्या होगा कि हमारा मत, जैसे अगर हम जिस विधानसभा में है या जिस लोकसभा में अगर उसमें महिला आ गई तो हमारा मत उसी को जाएगा, यानी कहीं ना कहीं हमारा मत देने का अधिकार
दुष्प्रभावित होता है। लेकिन ये तो अन्य आरक्षण का जो प्रावधान है उसके साथ भी यही होता है, ठीक है। तो इसके लिए कुछ लोग सुझाव क्या देते हैं, वो ये देते हैं कि मतलब संसद और विधायिका में आरक्षण न देके राजनीतिक दलों के जो टिकट देने हैं उनमें आरक्षण कर दो। पहली बात तो राजनीतिक दलों में संभव नहीं है, लेकिन दूसरी बात है अगर आप राजनीतिक दलों में आरक्षण देंगे तो मान लीजिए जैसे ये हो गया कि 1/3 सीट राजनीतिक दलों को महिलाओं को देना है, तो महिला समर्थक लोग, आरक्षण समर्थक लोग कहते हैं कि राजनीतिक दल क्या करेंगे, उन सीटों पर महिलाओं को उतार देंगे जहां पे उनकी जीत लगती है कि बिल्कुल ही नहीं होनी है, उन्हीं सीटों पर महिलाओं को टिकट दे देंगे। भाई कोई हैवी वेट पुरुष वाला व्यक्ति है, पुरुष है जहां से उसको हर हाल में जीतना ही है, कई ऐसी सीट होती हैं जहां से पता रहता है कि कोई राजनीतिक दल कोई ना कोई तो जीतता है, लेकिन जो विपक्षी राजनीतिक दल जहां से वो नहीं जीत पाता उसको लगता है कि वहां से वो जीत ही नहीं सकता, तो ऐसी सीटों पर वो सुविधा के अनुसार महिलाएं दे देगा और वो कोटा भी पूरा हो जाएगा कि 1/3 हो गया और महिलाएं चुन के भी नहीं आई। दूसरे लोग तर्क देते हैं कि जो लोकसभा या विधानसभा की सीटें हैं उनको ड्यूअल, कुछ सीटों को जो ज़्यादा आबादी वाली, जैसे अभी 71 की ही जनसंख्या से चल रहा, तो जो ज़्यादा आबादी वाली लोकसभा की सीटें हो गई हैं, जैसे कहीं 10 लाख है तो कहीं पे लोकसभा में 30 से 40 लाख है, तो ये कहीं ना कहीं तो गड़बड़ तो ऐसे कि वहाँ पे क्या है कि सीटें बढ़ा के उस ज़्यादा वाली आबादी में इस तरह से 2 लोगों को कर दिया जाए कि वहाँ से 2 सांसद चुने जाएंगे, एक पुरुष और एक महिला, तो इस तरह से दोनों चुन लिए जाएंगे, है ना, आरक्षण भी हो जाएगा और उससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फिर ये माना जा रहा है कि जो महिला उसके हैं कि इस प्रावधान के द्वारा महिलाओं को 2 या दूसरे स्तर की माना जाएगा कि उसमें कौन सा पहला है कौन सा दूसरा है। तो कुल मिला के ये उसके निगेटिव पक्ष होता है। अब जहाँ तक आप लोग सोचेंगे कि हमारा क्या मत हो, यानी आपका क्या मत हो, तो अब देखिए, जब मैं बार बार कभी भी इस तरह के मुद्दे जैसे कभी भी उठाते हैं और कभी भी आंसर देंगे, आप याद रखिए, जब आप कोई निर्णय दे रहे होंगे एक प्रशासक से किया जाता है कि वो बिटवीन द लाइन चले, और इसको और आसानी से कह दिया, जो हमारे वर्तमान मुख्य न्यायमूर्ति हैं उनसे कहा गया कि आपके अपने विचार मायने रखते हैं, तो उसने कहा कि जब हम निर्णय दे रहे होते हैं, जब हम जजमेंट दे रहे होते हैं तो जजमेंटल नहीं होना चाहिए। तो जब आप किसी मुद्दे पर राय रख रहे होते हैं तो जजमेंटल नहीं होना चाहिए, और जब आपके सामने ऐसा है कि आपके अन्य विचार उस पर हावी होने हो, किसी मुद्दे पर आपको राय देना हो, तो आपका जो निर्णय होता है वो इथिक्स पे होना चाहिए, नैतिकता पे, उच्चतम नैतिकता। और उच्चतम नैतिकता क्या कहती है, उसका जो सर्वोच्च सिद्धांत है वो यह है कि आप जो भी निर्णय दें वह निस्वार्थ भावना से होना चाहिए और सार्वभौमिक होना चाहिए। यानी जो भी आप तर्क दे रहे हैं, आप देखिए एक तर्क से मानेंगे तो दूसरे पर वो उलट जाएगा, तो इस तरह से अगर आप निस्वार्थ और सार्वभौमिक देंगे तो अफर्मेटिव एक्शन के लिए हमेशा जगह रहती है व्यवस्था में, जब तक कि एक स्तर का सामान्य समाज न बन जाता हो। आज सच्चाई है कि महिलाओं के साथ भेदभाव होता है, आज सच्चाई ये दिखता है कि महिलाएं सब कुछ प्रगति के बावजूद भी अभी उस स्थिति में नहीं पहुंच पाई हैं कि वह पुरुषों के 1/3 संख्या के बराबर भी पहुंच सकें। तो इसलिए अगर इथिक्स की बात की जाए, अगर एक बेहतर लोकतांत्रिक मूल्यों के या लोकतांत्रिक संविधानवाद की बात किया जाए, तो उनको आरक्षण दिया जाना चाहिए। इसलिए सभी लोग मांग भी कर रहे हैं, और गॉड नोज, कौन जाने ये सपना पूरा भी हो जाए महिलाओं का। और ये अगर होता है तो निश्चित रूप से, जैसे पंचायतों में महिलाओं के द्वारा रिजर्वेशन का कई सारे सकारात्मक परिणाम देखे हैं, भारत की संसद और भारत की विधानसभाओं में भी जरूर कुछ न कुछ अच्छाई देखने को मिलेगी। ये कुछ जो प्री का मुद्दा है वो मैं पहले ही बता चुका हूँ। तो अगला जो हमारा है मुद्दा, दक्षिण के सहयोग के रूप में भारत और अफ्रीका मिलकर खाद्य और सुरक्षा मुद्दों से निपटे। ये इंडियन एक्सप्रेस में एक आर्टिकल था, उसमें ये बात कही गई है कि जैसे भारत अभी G20 के दौरान जो है अफ्रीकन यूनियन को शामिल कराया है। ये बेहतर अच्छी बात है, भारत ने ग्लोबल साउथ का नेतृत्व करते हुए अफ्रीकन यूनियन को बढ़ा के और G20 को एक तरह से उसको इस तरह से बना दिया है कि अब उसमें जो विकासशील देश या ग्लोबल साउथ का, अब ग्लोबल साउथ कल ही पढ़ा चुके हैं, इसलिए ग्लोबल साउथ बार बार नहीं पूछना है आप लोग, उसको पढ़िए पीछे जाके, ग्लोबल साउथ का नेतृत्व कर रहे हैं। लेकिन
जब वो जुड़ाव होगा, जब G20 G21 बना, अभी है नाम उसका G20, लेकिन जब अफ्रीकन यूनियन भी उसमें जुड़ गए, जब उसमें दुनिया की 18% आबादी जुड़ गई है ना, जितनी आबादी भारत की है उतनी आबादी अफ्रीकन यूनियन की है। अब पहले 66% आबादी थी, 2/3 आबादी G20 की थी, अब 84% आबादी हो गई है। तो जब 66% आबादी जुड़ गई है तो भारत और अफ्रीकन यूनियन, अगर आप देखो आबादी 18% अफ्रीकन यूनियन की, 18% जो है भारत की। जीडीपी की बात करोगे तो पूरे अफ्रीकन यूनियन की भी लगभग उतनी है जितनी भारत की है। और मज़ेदार बात देखो, अगर चुनौतियों की भी देखो तो जितने कुपोषित लोग भारत में हैं या अफ्रीकन यूनियन में है, उतने ही लगभग भारत में हैं। यानी अगर देखा जाए तो जो अफ्रीकन यूनियन और भारत दोनों को अगर मिला दिया जाए तो जो दुनिया में जितने भी कुपोषित लोग हैं, यानी दुनिया में जितने भी लोग हैं उसकी 36% आबादी है, और दुनिया में जितने भी कुपोषित लोग हैं उसका 69%, 69%, यानी अगर इधर 35 कर दो इधर 70 कर दो तो लगभग दूना कुपोषण है। यानी जो औसत विश्व का कुपोषण है उससे ज़्यादा कुपोषित लोग अफ्रीका और भारत में रहते हैं। ये एक चुनौती है जिसको दोनों देश मिलके हल कर सकते हैं, या उसको हल करने के लिए जरूर भारत को अगर नेतृत्व करना है तो उसको हल करने के लिए भारत से सीखना पड़ेगा, या भारत को पहल करनी पड़ेगी, या भारत को जो अफ्रीकन कंट्रीज से भी सीखने की ज़रूरत है। यानी इस क्षेत्र में दोनों लोग सहयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो ये साझा चुनौती है। अब मुद्दा ये है कि जलवायु परिवर्तन और इस तरह की समस्याओं के साथ खाद्य सुरक्षा का जो और संकट होगा उसको लेकर क्या किया जा सकता है। तो इसको लेकर जो लेखक हैं जो उसमें हैं उसमें 4-5 मामले बताए हैं, जैसे कि जो खाद्य जो है व्यापार है उस पर रोक प्रतिबंध नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि जैसे कोरोना काल के बाद जब यूक्रेन युद्ध हुआ तो जो भारत में ने पिछले 3 सालों में जो निर्यात किया उससे काफ़ी हद तक जो है दुनिया को खाद्य सुरक्षा मिली। खासतौर से चूँकि सबसे ज़्यादा कुपोषित लोग अगर अफ्रीका में ही हैं भारत के उसमें, तो निश्चित रूप से वहाँ पे ज़्यादा लाभ मिला होगा। ठीक है, तो उस तरह की बात की भारत जो है, भारत और इन देशों के बीच में जो है सीमा पार जो है खाद्यान्नों का आवागमन, क्योंकि भारत के कई चीज़ों से सरप्लस में स्थिति में है। दूसरी जो उन्होंने बताई वो यह कि विकासशील देश जैसे जो ग्लोबल साउथ है उसमें भारत और अफ्रीकन यूनियन दोनों हैं, इनके देशों को जो अपने यहाँ ग्लोबल क्लाइमेट रिसाइलेंट यानी जलवायु के अनुकूल अगर अपने यहाँ विकास करना है तो प्रतिवर्ष $100 अरब विकसित देशों से जो विकसित देशों ने वादा किया है उसकी प्राप्ति होनी चाहिए। उसके लिए भारत और इन देशों को प्रयास बनाना है किस पे, विकसित देशों पर, कि वो दें ताकि उसका इस्तेमाल सही ढंग से किया जा सके। इसके अतिरिक्त जो सिर्फ खाद्यान्न की पहुंच की बात नहीं है, देखा जा रहा है कि खाद्यान्न तो पहुंच रहा है लेकिन खाद्यान्न की गुणवत्ता, मतलब जो अक्सर ये हो रहा है कि जैसे भारत में ही देखा गया कि खाद्यान्न तो लोगों तक पहुंच रहा है लेकिन उसमें पोषण उस तरह का नहीं होना है, केवल फैट है या केवल कार्बोहाइड्रेट या इस तरह की चीज़ों होने के कारण पोषण, उचित पोषण नहीं मिल रहा है, यानी उसमें न्यूट्रिएंट, माइक्रोन्यूट्रिएंट कम है। इसको दूर करने के लिए वो सलाह देते हैं कि बायोफोर्टिफाइड जो खाद्यान्न हैं जिसमें नॉर्मल तरीके से या जीन एडिटिंग या जीनोम सीक्वेंसिंग, जीनोम एडिटिंग के तहत इस प्रक्रिया का प्रयोग करके जो बायोफोर्टिफाइड खाद्यान्न तैयार किए जा रहे हैं उनके बीच में आपस में, यानी एक तरह से तकनीकी संदर्भों में, टेक्नोलॉजी के संदर्भ में, कृषि के संदर्भ में आपस में सहयोग करके इस खाद्य की समस्या से निपटा जा सकता है, या खाद्य सुरक्षा को मजबूत बनाया जा सकता है। इसी तरह की बात फिर वो कहते हैं कि सिर्फ खाद्यान्न की पहुंच से ही समस्या नहीं होगी, क्योंकि कई बार खाद्यान्न की पहुंच होने के बावजूद भी कुपोषित है। अभी जो लास्ट हमारा जो इसमें आज के टुडे एनालिसिस का जो लास्ट वाला पोर्शन है अगर आप देखेंगे तो उसमें देखेंगे कि 43 लाख बच्चे भारत में कुपोषित हैं, मतलब मोटापा भी एक तरह से कुपोषण है। क्यों? क्योंकि सिर्फ सही जानकारी न होने के कारण ज़्यादातर लोग जो है वह कार्बोहाइड्रेट या इस तरह के खाद्य पदार्थों की तरफ जा रहे हैं, और जो माइक्रोन्यूट्रिएंट, जो विटामिन, जो मिनरल या अन्य जो ज़रूरी चीज़ें हैं उनका कमी होती जा रही है। तो कहीं ना कहीं एक कुपोषण है, मोटापा भी एक तरह से कुपोषण का ही रूप ले रहा है। और जो अंडर डेवलप्ड हैं वो तो स्टंटिंग और उसकी जो है वेस्टिंग की तो बात ही छोड़ दीजिए। ठीक है,
तो इसके लिए कहते हैं कि इसके लिए सिर्फ खाद्यान्न की उपलब्धता उससे नहीं, इसके लिए ज़रूरी है कि हमें कुछ अलग से ऐसी नीतियाँ बनानी चाहिए। जैसे बताते हैं कि महिलाओं को शिक्षित करना है, अगर महिलाएं शिक्षित रहेंगी, खास तौर से इंटर से ज़्यादा शिक्षा मिली रहेगी, और जो महिला होगी, जो माँ है, अगर उसका BMI बोन बॉडी मेजर जो है उसको बोलते हैं कि बॉडी मास इंडेक्स जो है, यानी उसकी हाइट और मास का जो है इंडेक्स बराबर होता है, एक तय होता है, अगर वो सही है तो देखा जाता है कि अगर शिक्षित है और उसका BMI ठीक है तो जो बच्चा पैदा होगा उसमें कुपोषण की समस्या कम होगी। पढ़ी लिखी महिलाएं देर से शादी करती हैं, कम बच्चे करती हैं और बच्चों के पोषण पे ध्यान देती हैं, क्योंकि उनको पता है कि कैसे क्या करना है। यही सुझाव ये भी देते हैं कि उसके साथ साथ हमें इस क्षेत्र में भी आपस में सहयोग डेवलप करना चाहिए। उसके साथ साथ वो एक 5वां जो सुझाव देते हैं वो वास पहल या स्वच्छता पहल है। जैसे भारत में स्वच्छ भारत अभियान है, उसमें ये बताते हैं कि ये सिर्फ ओपन डिफेक्शन फ्री के लिए किया गया था, लेकिन इसका प्रभाव इससे ज़्यादा व्यापक पड़ा है। ठीक है, तो चलिए इसको हम देखते हैं। भारत की अध्यक्षता में विकासशील देशों की मानसिकता को एक नया आकार दिया है और भारत ने G20 देशों में अफ्रीकन यूनियन को शामिल किया है। ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन जब ये शामिल हुआ है, जब अब G20 के जब हम आंकड़े को देखते हैं तो एक कुछ चुनौतीपूर्ण आंकड़े, अच्छाई तो सब अच्छा है, लेकिन जो चुनौतीपूर्ण चीज़ें हैं उसको भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा। और वो चुनौतीपूर्ण चीज़ें क्या है, वो यह हैं। उपस्थित साझा चुनौतियाँ क्या है, अगर इसको हम देखें तो ये बताता है कि अब दुनिया की 84% आबादी शामिल है, जो पहले कितनी थी, 66%, यानी अफ्रीकन यूनियन की आबादी दुनिया की 18% है। और भारत और अफ्रीका वैश्विक आबादी का 36% हिस्सा है। दुर्भाग्य से 2020 से 22 में दुनिया के लगभग 69.4% कुपोषित लोगों का भी घर है। 50 करोड़ लोग, कुपोषित लोग भारत और अफ्रीकन यूनियन में रहते हैं। ये बहुत बड़ी चुनौती है कि 36% आबादी है तो 70% कुपोषित लोग भी हैं, जिनके कुपोषण को हमें दूर करना है। अगर वास्तव में वैश्विक जैसे ग्लोबल साउथ कहते हैं ना, ग्लोबल साउथ अगर वैश्विक नेतृत्वकर्ता बनना है तो ये ग्लोबल साउथ के सामने ये बड़ी चुनौती है, इसको भी दूर करना, इससे आंखें नहीं मूंदी जा सकती हैं। उसी तरह से और भयावह स्थिति देखें कि 5 साल से कम उम्र के 67% बच्चे जो है जो वह कुपोषण के शिकार हैं और 75.8% बच्चे जो है वो बौनेपन के शिकार हैं, यानी अपने उम्र के अनुसार उनकी लंबाई कम है। और कुपोषण जो होता है कि जो उम्र के अनुसार जो लंबाई होती है उसके अनुसार उनका वजन नहीं होता है। ठीक है, तो ये आंकड़े कहीं ना कहीं चुनौती की बात हैं कि 70% के आसपास कुपोषण है और बच्चों में भी लगभग 67 से लेकर 75 की समस्या जो कुपोषण की समस्या है। ठीक है, आप अगर इसको एक फिगर में देखिए तो इसको और अच्छे से समझ सकते हैं। ये देखिए G21 देशों का है पूरा, G21 में जो देश हैं, जैसे ये देखिए अफ्रीका, ये मिलियन में है, मिलियन मतलब 10 लाख आप मान सकते हैं, तो 26.269 मिलियन यानी कि 26.9 करोड़ जो है ये अंडर नरिश पॉपुलेशन है, यानी अल्प पोषित जनसंख्या है 26 करोड़। भारत में 23.4 करोड़। इसी तरह से देखिए ये अन्य किसी देशों से सबसे ज़्यादा अफ्रीकन यूनियन में है, फिर इंडिया में है, चाइना में भी है लेकिन वो 5 करोड़ से कम है, यूरोपीय यूनियन में फिर ज़्यादा, इसके बाद इंडोनेशिया में 1 पॉइंट। तो कहीं ना कहीं ये बताता है कि भारत अफ्रीकन यूनियन के शामिल करने से एक ग्लोबल साउथ को एक नेतृत्व मिलना, एक मजबूती तो मिली, लेकिन चुनौतियाँ भी हमारे सामने हैं जो ये फिगर बताता है। ठीक है, तो जलवायु परिवर्तन के लिए क्या क्या करना है। पहला ये है कि कृषि व्यापार के लिए अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं खुली रखना है। भारत ने पिछले 3 सालों में 85 मिलियन जो खाद्यान्न पहुंचाया है, दुनिया में भेजा है, इससे कहीं ना कहीं जो खाद्य सुरक्षा है वो कई देशों की खाद्य सुरक्षा मजबूत हुई है। और जो हाल में अभी गेहूं और चावल पे कृषि निर्यात पे रोक लगाया है, ये इनको सलाह देते हैं कि उस तरह के निर्यात पे रोक लगाया जाए, क्योंकि उससे फिर अफ्रीकन यूनियन के खाद्य सुरक्षा, अफ्रीकन देशों की खाद्य सुरक्षा जो कि और गंभीर स्थिति में है वो प्रभावित होगी। आप निर्यात पे रोक लगाएंगे तो जो खाद्यान्न महंगे होंगे तो जो विकसित देश है वो तो ले लेंगे, वो तो खरीद लेंगे, कौन नहीं खरीद पाएगा, जो कमज़ोर देश है। ठीक है,
अगला क्या है, अगला क्या सुझाव देते हैं, वो सुझाव देते हैं कि विकसित देशों को जलवायु परिवर्तन से होने वाले नुकसान और क्षति के लिए $100 अरब देना पड़ेगा, ताकि विकासशील देशों में जलवायु सहक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाए, मिटिगेशन चीज़ें किया जाए, ताकि आपदा से बचाया जा सके और अपनी कृषि और खाद्य सुरक्षा को इस स्तर तक बनाया जा सके कि हम इतनी बड़ी जो जनसंख्या है 36%, और जो वास्ट मेजॉरिटी अंडर नरिश्ड है, जो लगभग 50 करोड़ की जनसंख्या है, उसके पोषण को सुनिश्चित कर सके। इसमें विश्व बैंक भी सहयोग कर सकता है। जैसे कि अभी विश्व बैंक के अध्यक्ष आए हैं बग्गा जी, उन्होंने कहा है कि इस तरह की चीज़ों के लिए केवल सरकारी प्रयास या विदेशों से द्वारा नहीं, निजी क्षेत्र के भी निवेश को इस तरफ लाया जाएगा। जैसा कि अभी मल्टी डायमेंशनल या मल्टी डेवलपमेंट बैंक के लिए सुझाव दिया गया था इनके समिति ने, कि सिर्फ सरकारी, जो सिर्फ विश्व बैंक या IMF या इस तरह की संस्थाओं से नहीं होगा, आपको निजी क्षेत्र से भी पूंजी चाहिए। क्योंकि जो G20 देशों का अनुमान है कि 2030 तक जो है हर सालाना $3 ट्रिलियन, एक ट्रिलियन बराबर 1000 बिलियन, 1 बिलियन 1 अरब होता है, यानी 3000 अरब डॉलर प्रतिवर्ष 2030 तक विकासशील देशों को चाहिए। तो $100 अरब डॉलर तो वहाँ से आना चाहिए विकसित देशों की सरकारों से, क्योंकि वो उनकी दायित्व तो है, वो ऐतिहासिक रूप से जो उनको पेरिस एग्रीमेंट में किया गया है। लेकिन इसके अतिरिक्त उनको निजी क्षेत्र से और तरह से सस्ते संसाधन सुलभ होने चाहिए। ठीक है। दक्षिण से सीखने की, जैसे कि एक दूसरे को लेकर वो लोग क्या सीख सकते हैं। भारत और दक्षिण अफ्रीका, भारत से जो भारत में बहुत सारा बायो फोर्टिफाइड फूड बन रहा है, बायो फोर्टिफाइड फूड, जो फूड को के न्यूट्रिशन वैल्यू को कृषि पद्धतियों के द्वारा, सामान्य कृषि पद्धति यानी 2 फसलों को करके, और या फिर जो है उनको जीन एडिटिंग के द्वारा, जीनोम एडिटिंग के द्वारा, इस तरीके का प्रयोग करके जो बायो फोर्टिफाइड फूड बनाते हैं, उसके तहत जो हम सिर्फ खाद्यान्न की उपलब्धता न सुनिश्चित कराएं, बल्कि खाद्यान्न पोषण युक्त हो, ताकि जो कुपोषण की समस्या है, क्योंकि ये देखा गया है कि कई जगह तो खाद्यान्न की कमी है और कई जगह खाद्यान्न की उपलब्धता के बावजूद भी उनमें उस तरह का पोषण तत्व नहीं है जो उसके संपूर्ण शरीर के पोषण के लिए काम हो सके, अर्थात प्रोटीन और माइक्रोन्यूट्रिएंट की कमी है। ठीक है। अगला जो है वो ये है कि महिलाओं की उच्च शिक्षा एवं पोषण पर बल। इसमें वही बात है कि जो देखा गया है कि सिर्फ पहुंच से नहीं होगा, उसके लिए मल्टी डायमेंशनल अप्रोच अपनाना होगा। अगर कुपोषण, खासतौर से अगर बच्चों की समस्या, जो वो स्टनिंग और वेस्टिंग की समस्या है, अगर महिला शिक्षित रहती है, खासतौर से अगर वो 12वीं के ऊपर तक वो पढ़ाई करती है, तो ये देखा गया है कि उसमें देर से शादी करती है, बच्चे भी उसके कम होते हैं, और वो अपनी बच्चों का पोषण का भी ध्यान रखती है। इसके लिए ज़रूरी क्या है कि महिलाओं को जो कक्षा 12 के ऊपर पढ़ाई करें, तो उनके लिए एक फिक्स्ड डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के रूप में वजीफ़ा कर सकते हैं, जो एक पर्टिकुलर की ग्रेजुएशन पूरा हो जाए, पोस्ट ग्रेजुएशन हो जाए, तब उनको दिया जाए। उसके कई सारे सकारात्मक परिणाम होंगे, ड्रॉप आउट करेगा, महिला वर्क बल बढ़ेगा, और ख़ासतौर से ये पोषण संबंधी समस्या भी सुधरेगी। इसी की तरह स्वच्छता पहल, जब स्वच्छ भारत अभियान चला था तो लोगों ने सोचा था कि अरे ये लैट्रिन बनवाना और ये इस तरह की नहीं, उसके बड़े दूरगामी परिणाम थे। स्वच्छता से सिर्फ ओफेन डिफेक्शन फ्री से नहीं होता, उससे क्या होता कि बहुत सारे जो जल जनित, जो गंदगी होती है, जो सारी चीज़ें होती है, वो हमारे खान पान में, जैसे हाथ नहीं धोना या इस तरह के करना, या जो जल हम पीते हैं या जो हम खाद्यान्न खाते हैं, किसी तरह से कंटिमेटेड हो जाता है और कहीं ना कहीं हमारी बीमारियों का कारण बनता है, और वो फिर एक तरह से प्रदूषण का जो अल्प पोषण का कारण बनता है। तो उससे भी कि अगर स्वच्छता अपनाई जाए तो इस तरह की समस्या से बचा जा सकता है। तो निष्कर्ष वही है कि अध्यक्षता दिलाई बहुत अच्छी बात है, लेकिन भारत और अफ्रीका देशों को मिलकर काम करना होगा, तभी सही मामले में जो इस तरह की चुनौतियां हैं, अगर इसको मिलकर दूर नहीं करेंगे तो फिर कहाँ का, जब आप में इतनी बड़ी जनसंख्या, जैसे कुछ लोग कहते हैं ना कि भारत 5वां महाशक्ति हो गया, तो दुनिया के कुछ लोग आलोचना करने वाले कहते हैं कि 5वां आप अर्थव्यवस्था तो हो गए, लेकिन जीडीपी में आपका क्या स्थान है? दुनिया के सबसे ज़्यादा, एक देश में सबसे ज़्यादा कुपोषित लोग हैं, ये भी सच्चाई है। तो आपको अगर इस दुनिया का लीडरशिप बनना है तो इन चीज़ों को अपना के आप इस तरह की समस्या से बच सकते हैं, और ये जल्दी ही दूर हो सकता है। इसके लिए कोई बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट या प्रयास करने की ज़रूरत, कुछ सही ढंग से नीतियाँ अपनाने की ज़रूरत है, जिसमें इनकी बात कही गई है।
अगला है प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना का उद्घाटन। कल प्रधानमंत्री ने भगवान विश्वकर्मा जी के जयंती पर देश को प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना दिया और एक यशोभूमि एक सेंटर दिया। तो हम यहाँ पे विश्वकर्मा योजना के बारे में बताते हैं। प्रधानमंत्री ने 13,000 करोड़ रुपए के लिए अगले 5 साल के 5 वित्तीय वर्ष के लिए योजना लाई है, जो भारत में जो हैंडक्राफ्ट से काम करने वाले हैं, जो जैसे विश्वकर्मा लोग हैं, बढ़ई, लोहार, नाई, धोबी, इस तरह के और भी जो बहुत सारे काम करने वाले हैं, जो हाथ के हुनर से, हाथ से और छोटे मोटे टूल्स का इस्तेमाल करके कुछ चीज़ उत्पादन, वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करते आ रहे हैं हमारे परंपरागत व्यवस्था में, उनको बेहतर बनाने के लिए और उन्हें जो वैश्विक अर्थव्यवस्था, जैसे प्रधानमंत्री जब इसका उद्घाटन कर रहे थे तो उन्होंने भाषण में अपनी बात बताई कि वो कुछ समय पहले किसी देश में गए थे, तो जहाँ पे जो हाथ से बनी हुई ज्वेलरी है उसकी कीमत ज़्यादा थी जो मशीन की बनी हुई चीज़ों से। आपको पता होगा, आपको नहीं पता होगा आश्चर्य, दुनिया में जो सबसे महंगी कार है रोल्स रॉयस, उसकी कीमत इसलिए ज़्यादा है क्योंकि उसमें ज़्यादातर चीज़ें, उसमें लगभग सभी चीज़ें हाथ से बनाई जाती है। मतलब जो चीज़ें उसकी डिज़ाइनिंग की जाती है हाथ से, इवन दैट उसकी कुछ पेंटिंग भी हाथ से की जाती है। तो हाथ का इतना महत्व है, समझ रहे हैं? जो डिज़ाइनिंग सूट है वो हाथ का अपना महत्व है। बस ये है कि हाथ मतलब हुनर, हुनर को इस योग्य बना दिया जाए कि अभी हमारे पास हुनर की कमी नहीं है। हमारे पास ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको कुछ ना कुछ हुनर आता है, बस हम उनके हुनर को इस योग्य बना देना है कि वो दुनिया में बराबरी करके चल सके, उनकी हुनर की पहचान दुनिया में हो सके, तभी हम जाके उनको सही में सम्मान दे पाएंगे। और विश्वकर्मा योजना, क्योंकि जो भगवान विश्वकर्मा हैं, हिंदू देवी जो धर्म ग्रंथों में माना जाता है कि यह इन्होंने संपूर्ण सृष्टि में जो भी इस तरह के निर्माण कार्य आप देखते हैं भगवान के, जो है जैसे जो देवताओं के रथ बनाना, देवताओं के घर बनाना, इस सब के ये क्या है बना, ये मेन सृष्टि हैं, मेन मिस्त्री हैं कहते हैं इनको। और जितने इस तरह के काम करने वाले लोग हैं, हाथ से हुनर और ये इस तरह के मैकेनिक्स या इंजीनियरिंग वाले लोग, वो उनको अपना संरक्षक मानते हैं। ठीक है, तो आज की इसीलिए कल का दिन यानी विश्वकर्मा जयंती के दिन इसको प्रधानमंत्री ने लागू किया है। तो इसको समझते हैं कि क्या है, क्यों लाया। 13,000 करोड़ की योजना है और इसे शुरू किया गया है किस लिए? इसको शुरू किया गया है शिल्पकारों को आधुनिक बाजार के लिए, ताकि वो अपने हुनर का ना बेहतर से बेहतर लाभ उठा सकें, है कि नहीं, और उनके कौशल को बढ़ाने के लिए प्रौद्योगिकी से लैस किया जाए। कुछ लोग कहते हैं अभी कि आप जो भी चीज़ हैं या आपके पास जो भी चीज़ है उसकी कीमत, वो चीज़ें कहाँ पे दिखाई जाती है, कहाँ पे प्रदर्शित की जाती है, कहाँ पे बेची जाती है, इस पे निर्भर करता है। एक ही चीज़ को लेकर आप किसी ऐसे जगह जहाँ पे उसको खरीदने वालों की कीमत कम है या उनकी पेइंग कैपेसिटी कम है या उनको उसकी कीमत कम है, वो कम में बेची जाएगी, और किसी बड़े जगह पे बेची जाएगी तो उसी की कीमत ज़्यादा होती है। तो उसके लिए क्या ज़रूरत है? उन्हें आधुनिक बाज़ार की चीज़ों को समझना पड़ेगा कि क्या इसकी नज़ाकत है ना, जो नज़ाकत कहते हैं कि सोना तो है जो सुहागा लगाना है, कि आधुनिक बाज़ार का क्या डिमांड है, उसको कैसे पैकेजिंग करना है, उसको कैसे मार्केटिंग करना है, और उसके लिए जो उनको स्पेशल ट्रेनिंग, जो नॉर्मल ट्रेनिंग चाहिए, जो स्पेशल ट्रेनिंग चाहिए, उसका प्रमाण पत्र, और ट्रेनिंग के बाद जो उनको टूल्स चाहिए उसके लिए टूल्स के लिए 15,000 रुपये, और ये सब टूल्स मिल गया, शिक्षा में ट्रेनिंग मिल गई, फिर उसके लिए सरकार उनको 2 क्रमिक रूप से, पहली बार बिना कोलेटरल फ्री 1 लाख रुपए का ऋण देगी, और अगर 18 महीने में उसको चुका देते हैं तो फिर 2 लाख रुपए की मिलेगी, जो उनको 30 महीने में चुकाना रहेगा। ये दोनों ऋण कोलेटरल फ्री है, लेकिन 1 लाख वाला जब 18 महीने में चुका देंगे तब 2 लाख वाला मिलेगा, और वो ब्याज दर सिर्फ 5% रहेगी, 8% ब्याज दर सरकार वहन करेगी। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये इस योजना का इनका हिस्सा है। ठीक है, तो क्या योजना है, इसके थोड़ा टेक्निकल पहलू, चूंकि ज़्यादातर ये प्री का लेकिन है, इसको समझने की है कि ये क्यों लाई गई है। उद्देश्य पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों द्वारा पेश किए जाने वाले उत्पादों और सेवाओं की पहुंच और गुणवत्ता को बढ़ाना है। योजना 2023-24 वित्त वर्ष यहाँ इसी साल से लेकर 27-28 तक 5 वित्तीय वर्षों के लिए लागू है,
और 13,000 करोड़ रुपए की परिव्यय से पूरी तरह से केंद्र द्वारा वित्त पोषित है। इसमें राज्यों को वित्त पोषण नहीं करना, ये पूरी तरह से केंद्र प्रायोजित योजना है, यानी 13,000 का 13,000 करोड़ केंद्र सरकार वहन करेगी। भगवान विश्वकर्मा कौन थे? ये देवताओं के वास्तुकार थे, शिल्पीकार थे। और जो हमारे यहाँ जो वास्तुकार हैं, शिल्पीकार हैं, मिस्त्री हैं, मैकेनिक हैं, उनके ये आराध्य माने जाते हैं। इसीलिए प्रधानमंत्री ने इनके दिन पर इन्हीं के नाम से योजना इन्हीं वर्गों के लिए शुरू की है, जो हमारे यहाँ हाथ से हुनर करने वाली योजना है। इसके पात्र कौन हैं? इस योजना में कुल 18 पारंपरिक शिल्पकार पात्र हैं, जिसमें बढ़ई, नाव बनाने वाले, शस्त्रागार, लोहार, हथौड़ा, टूल किट निर्माता, ताला बनाने वाले, सुनार, कुम्हार, राजमिस्त्री, जूता बनाने वाले, नाई, खिलौना बनाने वाले, है ना, जो गुड़िया खिलौना पारंपरिक हाथों से जो बनाते हैं या जो घरों में बनाते हैं, और मछली का जाल बनाने वाले, धोबी, दर्जी, इसी तरह के लोग जो परंपरागत, जिनका प्रधानमंत्री का मानना है कि इसमें से कोई ना कोई हर गांव से जुड़ा हुआ है। यानी अगर इस योजना को सही ढंग से इम्प्लीमेंट होगा तो लगभग हर गांव के लोगों में, सभी का तो नहीं, लेकिन इसके लाभार्थी भारत के हर गांव में मिल जाएंगे। ये इस गहराई तक इस योजना को ले जाने की योजना है। यानी इस योजना का उद्देश्य है कि ये हर गांव में है, यानी गांव वैसे भी शहरों की अपेक्षा गांव को कमज़ोर माना जाता है कि वहाँ की स्थिति उतनी अच्छी नहीं है, तो उसमें वो रहने वाले सबसे, यानी जो इस तरह के हाथ से डेली कमाने खाने वाले लोग हैं, उनको इतना सशक्त करना है कि वो अपने सामान न केवल अपने आसपास अच्छे से बेच सके, बल्कि दुनिया के बाजार को भी वो तक अपनी पहुंच बना सकें। ये योजना है। ठीक है, कैसे लाभ उठाया जा सकता है? तो इसके लिए प्रशिक्षण आदि होता है। आप रजिस्टर्ड करे हुए, रजिस्टर के बाद आपको प्रशिक्षण दिया जाएगा, फिर एक टूल्स दिया जाएगा। आप जो है, आपके पास एक पहचान पत्र हो जाएगा, विश्वकर्मा पहचान पत्र। उसके आधार पे आपको कोलेट्रल फ्री बैंकों से लोन मिल सकता है 1 लाख, जिसका कोलेट्रल का खर्चा सरकार उठाएगी। कोलेट्रल मतलब कोई गिरवी चीज़ नहीं रखनी है, और वो 5% ब्याज पे मिलेगा। 18 महीने में आपने ब्याज को, उस धन को चुका दिया, तो आप 2 लाख और ले सकते हैं। इस तरह से कहीं ना कहीं यह जो शिल्पकार हैं या जो परंपरागत हस्तशिल्पकार हैं, है ना, उसमें सभी को जान ली, हर तरह के शिल्पी, जो कपड़ा बुनने से लेके, जूता बनाने से लेके, बाल काटने से लेके, कपड़ा धुलने से लेके, सब जो हाथ से करने वाले लोग हैं, टूल्स के भी साथ, उनके बेहतरी के लिए ये योजना लाई गई है। ठीक है, चलिए अगला जो हमारा न्यूज़ है वो है कि हमारे पास 2 न्यूज़ थी। एक ये था कि कूनो में नेशनल पार्क में चीता छोड़ा गया था, उसको 1 साल हुए थे। और एक ये था कि भारत में आंगनवाड़ी केंद्रों में 43 लाख से अधिक बच्चों के लिए मोटापा चिंता का विषय है। हमने देखा जितने में न्यूज़पेपर, उसमें उसको लेकर ढेर सारी चर्चा थी। इसको कुछ ही चुनिंदा न्यूज़पेपरों ने चुना था, तो मुझे लगा कि उसको तो सभी लोग कवर कर ही लेंगे। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो महत्वपूर्ण है, सामाजिक समस्याएं, हमारे एक सामाजिक मुद्दे जो महत्वपूर्ण तो है, लेकिन इतना चर्चित नहीं है कि शायद लोग समझ सके इस समस्या को। इसमें क्या है? इसमें ये मामला है कि आंगनवाड़ी केंद्रों में जो करीब भारत में 0 से 5 साल के बच्चों के लिए चलाया जाता है, पोषण पूरक आहार दिया जाता है, उसमें 7 करोड़ कुछ लाख बच्चे रजिस्टर्ड हैं। उसमें ये आंकड़े आया, एक मोबाइल ऐप 1 मार्च 2021 से शुरू हुआ है, उसको पोषण ट्रैकर ऐप बोलते हैं। उसके ज़रिए पता चला कि लगभग 43 लाख बच्चे अपने वजन से ज़्यादा हैं। यानी टोटल जो आंगनवाड़ी केंद्रों में रजिस्टर्ड बच्चे हैं करीब 7 करोड़ से ज़्यादा, उसके 6% से ज़्यादा बच्चे मोटापे की समस्या, ओबेसिटी की समस्या से ग्रसित हैं, और लगभग इतने ही बच्चे कुपोषण की समस्या से ग्रसित हैं। और दोनों ही गंभीर कुपोषण जनित समस्या है, एक अंडर न्यूट्रिशन, एक ओवर न्यूट्रिशन, बल्कि न्यूट्रिशन नहीं कहते, ओवर एनर्जी या फैट यानी कार्बोहाइड्रेट लेने की समस्या है। ठीक है, तो इसमें अध्ययन में क्या क्या कहा गया है वो चीज़ें हैं। उसी लेख में ये बातें भी कही गई कि वर्ल्ड ओबेसिटी फेडरेशन द्वारा भी अध्ययन आया था, उसके बारे में भी हम समझेंगे कि उसने क्या कहा है। उसके अनुसार दुनिया में ये समस्या बढ़ रही है, और भारत में भी आगे आने वाले समय में जो मोटापे बच्चों की समस्या वो 9% तक हो सकती है, कि टोटल बच्चों में से 9% से ज़्यादा मोटापा, उसमें लड़कों में 12% तक हो सकता है और लड़कियों में 7% तक। ठीक है, और जो ये बच्चों में गंभीर जो मोटापा है वह गंभीर चिंता कैसे? क्योंकि ये बच्चों का मोटापा बच्चों में कई तरह की बीमारियां दे सकता है, टाइप 2 डायबिटीज़ दे सकता है, हार्ट रोग दे सकता है, और ये बच्चों का मोटापा
बड़े उम्र तक मोटापे तक पहुंच सकता है और उनके जीवन को भी कम कर सकता है, उनमें हार्ट रोग और इस तरह के करके उनके जीवन प्रत्याशा को घटा सकता है। यानी बहुत गंभीर, इसको हल्के में लेने की बात नहीं है, ये बहुत गंभीर मुद्दा है। साथ ही साथ इस मोटापे के कारण, जैसे वर्ल्ड ओबेसिटी फेडरेशन का कहना है कि मोटापे की जो बच्चों में समस्या है, इसके कारण दुनिया में 4.23 ट्रिलियन डॉलर यानी 4,230 अरब डॉलर की कमी हो सकती है, जो वर्ल्ड जीडीपी का 3% है, और भारत में भी 1.8% जीडीपी की कमी हो सकती है। तो और थोड़ा सा देख लेते हैं मामला क्या है। आधिकारिक आंकड़े वही जो पोषण ट्रैकर डेटा है, उसमें कहा गया है कि 0 से 5 आयु वर्ग के 43 लाख से अधिक बच्चों को पहचान मोटापे या अधिक वजन के कारण हुई है, जो देश भर में आंगनवाड़ी केंद्रों के सर्वेक्षण में कुल बच्चों का 6% है। और यह जो आंकड़े हैं वो उतना ही लगभग है जो अल्पपोषित बच्चों की संख्या है। यानी लगभग भारत में जो आंगनवाड़ी केंद्रों में लगभग 7 करोड़ बच्चे हैं, 7 करोड़ से ज़्यादा, उसमें 12% यानी 43 लाख वो और 43 लाख वो, यानी लगभग 80 से 90 करोड़ बच्चे या तो मोटापे के शिकार है या तो अल्पपोषण के शिकार है। ये कहीं ना कहीं भारत के बच्चों के लिए उनके पोषण, उनके स्वास्थ्य को लेकर एक गंभीर चिंता का विषय है, जिस पे ध्यान देने की ज़रूरत है। और सभी माता पिता को, सरकार को तो देनी है, सभी माता पिता को भी देने की ज़रूरत है, क्योंकि ये जो मोटापे वाली समस्या है, ये तो ज़्यादातर हमारे अपने व्यवहार और माता पिता की कमियों के कारण है। ठीक है। अध्ययन में निष्कर्ष क्या है, वही बताया गया है कि 7 करोड़ 24 लाख है, उसमें 6% हैं। इसमें महाराष्ट्र, बिहार, राजस्थान, झारखंड, पश्चिम बंगाल में तो सभी 13 राज्यों में, और जो औसत है 6% उससे ज़्यादा है, कुछ राज्यों में कम है। ठीक है। इसी तरह से वर्ल्ड ओबेसिटी फेडरेशन द्वारा कहा गया है कि बचपन का बुढ़ापा जो है, बचपन का मोटापा, सॉरी बचपन का बुढ़ापा नहीं, बचपन का मोटापा दुनिया भर में एक गंभीर चिंता का विषय है और भारत भी कोई अपवाद नहीं है। यदि तुरंत समाधान नहीं किया गया तो भारत में बचपन के मोटापे में 2035 तक 9.1% की वार्षिक वृद्धि देखी जा सकती है, और ये गंभीर खतरा है। ठीक है। बच्चों में मोटापे से जुड़ी गंभीर चिंता, जब बच्चे मोटे होते हैं तो उनको हृदय रोग, मधुमेह टाइप 2, उच्च रक्तचाप, स्लीप एमेनिया सहित विभिन्न ऐसी बीमारियां होती हैं। और साथ ही जो समस्याग्रस्त बातें हैं कि ये मोटापा जवानी तक भी जाता है और जवानी में भी जाके उनको इसी तरह की बीमारियों को घेरे रखता है और उसके जीवन को कम करता है। और अगर देखेंगे कि इसके जो आंकड़े हैं, जो वर्ल्ड ओबेसिटी फेडरेशन ने कहा है कि यह अगर पूरे विश्व के स्तर पर देखा जाए तो ये जो मोटापा है बच्चों का, यह पूरे विश्व के जीडीपी में 3% की कमी कर सकता है और भारत के जीडीपी में भी 1.8% की कमी लाएगा। ठीक है। तो इसके आर्थिक दुष्प्रभाव भी दिखाई देंगे। अब प्रश्न है कि भारत में बढ़ते बचपन के मोटापे में योगदान देने वाले महत्वपूर्ण कारक क्या हैं। जो महत्वपूर्ण कारक हैं वो कहीं ना कहीं हमारे आहार, जो हमारा भोजन है, जो हम भोजन इंटेक करते हैं उसको लेकर असंतुलित आहार लेते हैं, और जो हम अत्यधिक पैक्ड फूड खाते हैं, और जो हमारी एक मानसिकता हो गई है उसको लेके समस्या है कि हमारा जो है कहीं घूमना नहीं है। बच्चे मोबाइल, पहले के बच्चे खेलते थे, कूदते थे, दौड़ते थे, अब के बच्चे घरों में कैद हो गए। माता पिता जॉब पे जा रहे हैं या वो कर रहे हैं तो घरों से बाहर बच्चों को प्रोटेक्टेड वातावरण में रखने के कारण घरों से बाहर उनको निकलने भी नहीं दे रहे। कोरोना के कारण वैसे भी नहीं निकलने दे रहे थे। इसके कारण क्या हो रहा कि बच्चों में जो दौड़ के अपनी एनर्जी खत्म करते थे, अब वो एनर्जी स्टोर हो जा रही है और वो मोटापे के रूप में बदल जा रही थी। इसके लिए जो समस्या दिख रही है उसमें क्या है कि बाजार में जो बिकने वाले स्नैक्स की खरीदारी, इसको बच्चे बहुत चिप्स, स्नैक जो है कुरकुरे, इस तरह की चीज़ें वो खाते हैं और इसमें केवल कैलोरी वसा होता है और वो दौड़ते धूपते नहीं है, इसलिए वो क्या हो जाता है, जमा हो जाता है। और जहाँ तक कि गरीबों की बात है, जो गरीब लोग हैं, पहले क्या करते थे गाँवों में, गरीब सबके अपने पास किचन गार्डन होते थे, यानी जो छोटे मोटे खेत रहते थे उसमें वो फल सब्जियां या इस तरह की चीज़ उगाते रहते थे, जिससे उनको हर तरह का पोषण, कम से कम माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, विटामिन्स, मिनरल्स तो मिलते रहते थे। अब वो नकदी खेती के प्रचलन से या उनमें से ज़्यादातर खेतों से दूर हो गए हैं, मजदूरी कर रहे हैं, उसकी वजह से क्या हुआ, अब वो सिर्फ नकदी फसलें उपजा रहे हैं और बाकी चीज़ें खरीद के खा रहे हैं। जो सब्जियां उपजाते थे, खाते थे, आज सब्जियां इतनी महंगी हो गई हैं कि ज़्यादातर गरीब लोगों के, सब्जियां या फल दोनों मिला दीजिए, कि जो पोषक तत्व हैं वो ज़्यादातर गरीब लोगों के पहुंच से बाहर है और उन्होंने किचन गार्डन में, अपने खेतों में या अपने आसपास की जगहों पे इस तरह की
उपजाऊ सब्जी, इस तरह की महत्वपूर्ण और उपयोगी सब्जियां उगाना बंद कर दिया है। तो कहीं ना कहीं ये क्या है, ये बिहेवियरल चेंज है जिसके कारण ये समस्या आ रही है। तो कैसे निपटेंगे? माता पिता को जागरूक होना पड़ेगा। अक्सर देखा गया है कि शहरों में माता पिता दोनों जॉब कर रहे हैं, तो उनको लगता है कि वो बच्चों को समय नहीं दे पा रहे हैं, तो बच्चों को वो अपने समय न देने की वजह से उनकी मांग करते हैं, और इस तरह से वो कभी पिज्ज़ा, कभी बर्गर, कभी कुरकुरे, कभी चिप्स, इस तरह की चीज़ उनको दे के उनको थोड़ा सा राहत महसूस होता है, उनका जो गिल्ट भाव वो कम होता है। लेकिन ये उनका गिल्ट भाव कम होता है, लेकिन वो कहीं ना कहीं अपने बच्चों के साथ एक तरह से ऐसा व्यवहार कर रहे हैं जो उनके बच्चों का जीवन बर्बाद कर सकता है। और ये समस्या सिर्फ शहरों में वर्गों की नहीं है, ये समस्या गाँव में भी है। गाँव में भी जो पति पत्नी दोनों मजदूरी कर रहे हैं या कोई काम कर रहे हैं, उनके पास भी अपने बच्चों के लिए समय नहीं है, तो वो अपने बच्चों को, चूंकि पैसा कमा रहे हैं, नगद आ रहा है, तो वो नगद पैसे से दे दे रहे कि जाओ तुम अपने लिए कुछ खरीद के खा लो। तो जो समस्या शहरों में दिख रही है वही समस्या गाँव में भी दिख रही है। और दूसरी बात यह है कि जो पोषक आहार सरकारों द्वारा दिए जा रहे हैं उसमें भी ज़्यादातर कार्बोहाइड्रेट, यानी कि जो योजना है, तो कार्बोहाइड्रेट तक खूब पेट तो भरा है, वसा तो जो है कार्बोहाइड्रेट मिल रहा है, और जो एक्स्ट्रा कार्बोहाइड्रेट होता है वो क्या है, फैट में कन्वर्ट हो जा रहा है। तो ये समस्या दिख रही है, ये जो शहरी या उच्च वर्ग की कही जाती थी कि या जो संपन्न वर्ग की समस्या थी है, वो अब गांव में भी और गरीब वर्गों में भी होती जा रही है, क्योंकि हमने अपने परंपरागत चीज़ों को छोड़ दिया, हमने अपने किचन गार्डन को उपजाना बंद कर दिया है। तो हमें निश्चित रूप से इसके लिए क्या करना होगा, हमें प्रयास करना होगा ताकि इस तरह की भयावहता को, यानी जो हमारे नन्हे मुन्ने हैं उनका आगे आने वाला जीवन कुछ सही रहे, उससे बचा जा सके। ठीक है, चलिए आज का, हाँ, पोषण ट्रैकर ऐप है, वो फैक्चुअल है। इसमें ये एक्चुअल में ये ऐप है जो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा 1 मार्च 2021 को लाया गया था। इसमें आंगनवाड़ी जो दीदियां होती हैं वो बच्चों को उसमें जानकारी डाल देती हैं, जिससे एनालिसिस करना सही होता है। इसी पोषण ट्रैक के डेटा से हमें जानकारी मिली है। हालांकि इस तरह की बात वो वर्ल्ड ओबेसिटी रिपोर्ट या जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे जो पहले हुए हैं वो सब भी बताते रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं एक गंभीर मुद्दा है जिसको ध्यान देने की ज़रूरत है। चलिए आज का विश्लेषण या टुडे एनालिसिस आज समाप्त होता है। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।